हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के आईपीओ के बारे में, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड है और जिसके पास है गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। और ये कंपनी काम कर रही है जॉइंट वेंचर्स में और पार्टनरशिप्स में और थर्ड पार्टी पार्टनरशिप्स में विद डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। डिटेल्स हम जानेंगे आने वाले सेक्शन में, तो वीडियो को एंड तक स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो कहाँ लाई कर रहा है, कंपनी का रोल कहाँ पर है, और साथ ही हम जानेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो आपको हेल्प करेंगी ये जानने में कि आप इसमें निवेश करें या नहीं। इसके अलावा हम जानेंगे कंपनी का टोटल फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है कंपनी का, इसकी पोजीशनिंग क्या कहती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है दिसंबर 17 को, और 19 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू सेट हुई है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। प्राइस बैंड सेट हुआ है 33 से 35 रुपये पर शेयर। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और आप अलॉटमेंट चाहते हैं तो डेफिनेटली 35 रुपीज़ पर ही कोट करें। हमेशा अपर प्राइस बैंड पर अगर कोट करेंगे तो आईपीओ निकलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। जो आप अगर कभी भी वेबसाइट्स चेक करेंगे तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई होती हैं जिन्होंने भी कहीं बीच में भी इसके कोट किया होता है। तो आईपीओ के अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही कोट करें। लॉट साइज है 4000 शेयर्स का। टोटल इशू साइज रहने वाला है 28,60,000 शेयर्स का। इंटायरली फ्रेश इशू है, तो कंपनी फर्स्ट टाइम ऑफर के लिए आ रही है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, जो एसएमई आईपीओज होते हैं वो या तो एनएसई एसएमई या बीएसई एसएमई पर ही लिस्ट होते हैं, जबकि जो हमारे मेन स्ट्रीम आईपीओज होते हैं वो जो है बीएसई एनएसई दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। अब जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट डेट रहेगी दिसंबर 20। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे मंडे को दिसंबर 23 को। डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होने की डेट, यानी कि जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा उनके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे ऑन मंडे इटसेल्फ दिसंबर 23, और लिस्टिंग डेट रहेगी ट्यूसडे यानी कि दिसंबर 24। तो आइए अब एनालाइज करते हैं कि ये एग्जैक्टली आईपीओ जो आ रहा है ये किस तरह का आईपीओ रहने वाला है। तो ये आईपीओ रहेगा हमारा वही 1 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट वाला, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ में रिटेल निवेशकों को 1 लाख प्लस इन्वेस्ट करना होता है। मेन स्ट्रीम आईपीओज में 14 से 15,000 के बीच में ही इन्वेस्टमेंट रहती है। एचएनआई निवेशकों को 2,80,000 मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे। तो यहाँ देखने वाली बात है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। लीडरशिप 95.9%, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 95.9% है। और आईपीओ आने के बाद भी मेजर जो कंट्रोल रहेगा वो प्रमोटर्स के पास रहेगा। दिस इज अ प्लस पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। और इसके अलावा अगर कंपनी के बारे में एक ब्रीफ बात करें तो ये कंपनी जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और ये कंपनी स्पेशलाइज है दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने में, यानी कि ये कंपनी सिविल और स्ट्रक्चरल सर्विसेज में है। सिविल और स्ट्रक्चरल सर्विसेज का मतलब है सिविल और स्ट्रक्चरल। सिविल और स्ट्रक्चरल्स का मतलब है यहाँ कि ये कंपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाती है, इलेक्ट्रिक वर्क में भी है, स्टील स्ट्रक्चर्स भी बनाती है, ब्रिजेस भी बनाती है। तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये रेजिडेंशियल से लेके कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स सभी को ये जो कंपनी है टैकल करती है। तो स्पेशलाइजेशन इनके पास है, आईएसओ सर्टिफाइड ये कंपनी है। इसके अलावा जो ये कंपनी है वो आईएसओ के पास
पास क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है। और इस कंपनी ने मेजरली गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ और प्राइवेट कंपनी कॉरपोरेशंस के साथ काम किया है। मेजरली उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ इस कंपनी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। और जो बाकी सिविल प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिपेंडेंटली भी, और जो बाकी सिविल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंडिपेंडेंटली के अलावा जॉइंट वेंचर्स में भी इस कंपनी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम किया है। तो अगर इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो उसके लिए हमें कंपनी की पहले फाइनेंशियल्स पे नज़र डालनी होगी। तो नज़र डालें तो रेवेन्यूज़ मेकिंग फर्म है, रेवेन्यूज़ इंक्रीज्ड हैं 209%, दिस इज़ एन अट्रैक्टिव थिंग। प्रॉफिटेबिलिटी है 464.38% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ ओवरऑल अगर यहाँ पे बात की जाए तो रेवेन्यू ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ रेवेन्यूज़ 1032 से बढ़कर यहाँ लाख बढ़कर 1173 लाख हैं, उससे बढ़कर 3633 लाख यहाँ पर प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। जो रेवेन्यू ट्रेंड है सबसे पहले हमारा, जो अगर मैं किसी भी बिजनेस में निवेश करने जा रही हूँ तो हमेशा मैं सबसे पहले देखूंगी कि रेवेन्यू क्या है, कंपनी क्या रेवेन्यू बना पा रही है। तो रेवेन्यू ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और एक अच्छी परसेंटेज से मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यहाँ पर प्रॉफिट्स ये कंपनी बना रही है 31.55 से 56.15 और 56.1.5 से 316। तो ये चीज़ जो दर्शाती है प्रॉफिटेबिलिटी को। और यहाँ ये गेन कर रही है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जहाँ कंपनी बिजनेस बना पा रही है, अपने ऑपरेशन से कंपनी जो है प्रॉफिट्स बना पा रही है, वहाँ पर निवेशकों का भरोसा हमेशा कंपनी के साथ रहता है। और ये दर्शाता है एक अच्छी ग्रोथ को, एक आने कॉन्फिडेंट कंपनी के फ्यूचर को। वहीं जो नेटवर्थ है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें नेटवर्थ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है। उसके अलावा जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। और यहाँ देखने वाली बात है कि कंपनी की जो कंसर्न वाली बात है, यहाँ पर डेट बढ़ी है। तो जो डेट यहाँ पर कंपनी की बढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। और अगर यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम है। तो दिस इज़ अ डिज़ायरेबल नंबर। जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या 1 से ज़्यादा होता है तो वो कंपनीज थोड़ी हाईली रिस्की कंसिडर की जाती हैं डेट कंसर्न में। वहीं जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज गुड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो अ गुड नंबर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ऑल्सो वेरी गुड। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर दिखाता है अगेन कंपनी की एबिलिटी की, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे जो है प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ शेयर होल्डर्स का भरोसा कंपनी में यहाँ पर बनता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ईपीएस जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग ईपीएस है। और अगर ओवरऑल फाइनेंशियल एनालिसिस की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक मिक्स्ड तरह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन कहीं ना कहीं डेट भी कंपनी का बढ़ रहा है। रेवेन्यूज़ में कंसिस्टेंट ग्रोथ है और ये दर्शाता है एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस को। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी, ईपीएस, रिटर्न ऑन जो नेटवर्थ है वो कहीं ना कहीं जो है इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो है एक मिक्स परफॉर्मेंस है, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स हैं जो कंपनी ने रिवील किए हैं।
लेकिन यहाँ पर अब हमें सोचना होगा कि यहाँ पर हमारे लिए रिस्क क्या रह सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रिस्क यहाँ पर रहेगा, रिस्क रहेगा कि जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं वहाँ पर आपको रीजनल बैरियर देखने को मिलेगा। जो कंपनी जियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी जो है मेजरली उत्तराखंड में ही लोकेटेड है, उत्तराखंड और दिल्ली आप कह सकते हैं। तो कंपनी का यहाँ पर रीजनल अनरेस्ट किसी भी तरह रहता है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है या कहीं भी कोई किसी तरह का पॉलिसी चेंज यहाँ पर अगर हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें कंपनी के बिजनेस को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं और यहाँ पर ये एक इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं बिगाड़ सकती है ये चीज़। और कंपनी की जो रिलायंस है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर है और जॉइंट वेंचर्स पर है, और जिसकी वजह से जैसे कि अगर पार्टनर्स जॉइंट वेंचर करते हैं, अगर पार्टनर कंपैटिबल नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फेल होती है, या फिर जैसे कंपनी थर्ड पार्टी पर रिलाय कर रही है तो वहाँ कॉम्पनसेशन डिले होती है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंपनी के रिन्यू नहीं हो पा रहे या देर इज़ अ नॉन रिवॉर्ड इन ऑन दोज कॉन्ट्रैक्ट, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और कहीं तो ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है, इसके ऑपरेशंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। वहीं कंपनी जो है थर्ड पार्टी लेबर्स पे भी रिलाय कर रही है, रिलाय करती है, कंपनी की अपनी लेबर फोर्स नहीं है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी जो है लेबर्स हायर कर रही है। अगर कहीं पे भी कोई डिले या फिर शॉर्टेज रहती है लेबर की, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस, क्वालिटी और कहीं तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हुई हमें दिख सकती है। तो ये कुछ जो इंडिकेटेड रिस्क हैं वो रह सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर। और अगर हम मार्केट की, इंडस्ट्री की बात करें कि पोटेंशियल्स क्या हैं मार्केट में, तो सबसे पहला जो है जो फ्यूचर क्या है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, हाउसिंग कंपनी है, तो जो कुछ रिसर्च हैं वो शो करती हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो होगी 1.4 ट्रिलियन डॉलर की बाय 2025। और यूनियन बजट में भी इस ट्रेंड को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए काफ़ी मेजर्स यहाँ पर, की मेजर्स यहाँ पर लिए हैं। उसके अलावा बात करें तो अभी जो एस्टिमेटेड साइज है वो है जो इस इंडस्ट्री का वो है 204.6 बिलियन डॉलर का। तो 204 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और ये एक्सपेक्टेड है 1.4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी बाय 2025। और यहाँ पर जो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने अपने एम्बिशियस टारगेट्स जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सेट किए हुए हैं, वो है डेवलपमेंट ऑफ 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क बाय 2025, और ये एक्सपेंड कर रहे हैं एयरपोर्ट्स को बाय 2020। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी वाटरवेज हैं जो 23 वाटरवेज बनने वाले हैं 2030 तक, और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का ऑटो फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। हम देख सकते हैं जगह जगह मेट्रोज, बुलेट ट्रेन्स, डिफरेंट फ्लाईओवर्स। तो कंपनी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर पर काफ़ी फोकस कर रही है। तो जब गवर्नमेंट का ऑटो फोकस इस सेक्टर पर है, कंपनी जो है स्पेशलाइज्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, तो यहाँ पर ब्राइट चांस एक
तो यहाँ पर ब्राइट चांस जो है कंपनी की परफॉर्मेंस के नज़र आ रहे हैं। तो इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का भी 30, इस आईपीओ का 33 चल रहा है और अपर प्राइस बैंड 35 पर है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 68 पर हो सकता है और इससे जो आप लिस्टिंग गेन बना सकते हैं वो हो सकता है 94.29% का। यानी कि जो रिटेल निवेशक हैं अगर वो 1,40,000 इसमें निवेश करते हैं, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उससे नेट नेट यहाँ पर 1,03,000 का, यानी कि 1,40,000 लगाकर 1,00,000 का आप लिस्टिंग गेन यहाँ पर बना सकते हैं। कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ब्राइट हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन जो एसएमई आईपीओज होते हैं वो कंपैरेटिवली मेन स्ट्रीम आईपीओ से काफ़ी रिस्की कंसिडर किए जाते हैं। तो आप जब भी निवेश करें किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर या फिर थोड़ा रिसर्च कर कर ही किसी भी कंपनी में निवेश करें। अगर आईपीओ ट्रेंड के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा यहाँ पर जीएमपी चल रहा है 60%, 71% और अब काफ़ी टाइम से 94% चल रहा है। कोई मेजर गिरावट नहीं देखी गई है। तो मैं इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव हूँ। जो यहाँ रिस्क नज़र आ रहा है वो एसएमई आईपीओ से रिलेटेड आप देख सकते हैं हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी जो रिटेल निवेशकों के लिए मेन स्ट्रीम आईपीओज में होती है वो 14,000 के अप्रॉक्स 15,000 के बीच में होती है। यहाँ 1,40,000 भी आपको निवेश करना होगा और कंपनी में जो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे, तो मैं पॉजिटिव हूँ इस आईपीओ को लेकर। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।